देखो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलॉम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चन कर रहे थे। उसी पे हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू चार्ज अ चार्ज कैपिटल क्यू, मतलब कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। जैसे मान लो कि एक आपको क्या बनाना है, इसके लिए एक स्क्वायर बनाना है ऐसे, एंड इस स्क्वायर पे जो एक कैपिटल क्यू चार्ज है, समझ आ रहा है ना, वो क्या है, उसके अपोजिट कॉर्नर पे रखा। अगर कैपिटल क्यू को अगर यहाँ आप रखोगे तो एक कैपिटल क्यू को यहाँ रखना, अगर यहाँ रखते तो इधर रखना होता, ऐसे बात है। मतलब अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, अ चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स, मतलब एक स्मॉल क्यू चार्ज भी है जो क्या है, अदर दो कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है, इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन क्यू बाय कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। आपसे ये पूछा जाता है कि यदि अगर कोई कैपिटल क्यू पर नेट चार्ज कितना हो, 0 हो, तो क्यू का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। इसका मतलब ये जो कैपिटल क्यू अगर नेट फोर्स 0 है, मतलब कैपिटल क्यू पे अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग पहले तो उस पर देखते हैं कि नेट फोर्स है कितना, और उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो पहले आप लोग क्या करो, इस साइड लेंथ को कुछ एल मान लो, नहीं दिया होता तो हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ तो क्या निकालना है, आंसर निकालना है। देखो इनके कारण जो यहाँ फोर्स होगा एंड इनके कारण जो फोर्स होगा, इनके कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और उनके मतलब ये चार्ज कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। पर मुझे एक चीज़ बताओ, इन दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा। किसके बराबर होगा हम लोग वो बाद में समझेंगे, समझ में आ रहा है ना। पर इस क्यू के कारण, मतलब मेरे कहने का मतलब ये स्मॉल क्यू के कारण जो होगा वही इस स्मॉल क्यू के कारण भी कहाँ होगा, इस कैपिटल क्यू पे। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो समान है, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस समान है, और मतलब Q1 Q2 का मान भी दोनों के लिए सेम ही है। अब पढ़ते हम लोग ये कैपिटल Q के कारण इस पर फोर्स का मान देखते हैं। कैपिटल Q के कारण इस पर फोर्स का मान जब आप निकालोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन पहले बनाना होगा, जिसकी लेंथ कितना होगा मुझे बताओ। ये एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्यू स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की ये अगर बात करोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लिखते हो, डायगोनल को ऐसे लिखते हो, देखो ये एल तो उसका स्क्वायर, ये एल तो प्लस उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा कितना बोलो, 2l²। तो इसको क्या लिख सकते हो, l√2। तो बेसिकली ये कितना होगा, l√2। इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। अब तो ये कितना l√2 होगा, ये l है, ये l है। मुझे एक चीज़ बताओ, इसके कारण जो मतलब ये कैपिटल क्यू कारण इस कैपिटल क्यू पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। हम लोग इसको f' मान लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, इनका फोर्स, इनके मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स और इस फोर्स के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ Q1 और Q2 का वैल्यू भी अलग है एंड डिस्टेंस भी अलग है, इसीलिए। अब देखो हम लोग को इस बेसिकल, अब तो इसके कारण भी फोर्स ये है, इसके कारण ये और इसके कारण ये है, इसका कितना वैल्यू होगा ये निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आपके लिए क्या सबसे बड़ी बात अभी यहाँ है कि यहाँ पे नेट फोर्स निकाले, समझ आ रहा है ना। ये F और जो ये F है उनका मैग्नीट्यूड समान है। आप याद करो, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान हो तो उनका हम लोग जो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये ऐसे, R = 2a cos θ/2। समझ आ रहा है ना।
तो बेसिकली मान लो कि एफ और एफ क्या दो वेक्टर है और वेक्टर है भी, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो अगर आप निकालोगे एफ और एफ का क्या रिजल्टेंट, तो बेसिकली मैं निकाल लूँ एफ नेट ऑफ एफ एंड एफ, मतलब एफ एंड एफ का मतलब ये, तो आपको क्या होगा बोलो, एफ नेट इजकल टू क्या होगा, ये फार्मूला 2f कॉस कितना 90 डिग्री बाय 2, तो ये कितना 45 होगा, और कोस 45 कितना होता है बोलो, कोस 45 कितना होता है, वो होता है 1/√2। तो क्या लिखोगे 2f इंटू 1/√2। अब देखो f का मान यहाँ क्या है बोलो, k क्यू मतलब स्मॉल क्यू इंटू बोलो कैपिटल क्यू बाय कितना L², और √2 बाय बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हो 2/√2, और इसको कैसे लिखोगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय L²। और मुझे एक चीज़ बताओ, 2/√2 को आप क्या लिख सकते हो बोलो, √2 लिख सकते हो सिंपली, तो √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय L²। समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज़ ये भी याद कर लो कि अगर दो फोर्स इक्वल हो तो उन दोनों फोर्स का, उन दोनों पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होता, उन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल होगा उसके एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे। तो बेसिकली इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, और तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा 45 डिग्री, मतलब यहाँ से भी 45 बनाएगा ये, और यहाँ से भी 45 बनाएगा, और जो क्यू कैपिटल क्यू कारण इस कैपिटल क्यू पे फोर्स है वो भी एक दूसरे से 45 ही क्या बनाता है, 45 डिग्री ही एंगल बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ समझना, इसका पहले हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड लिख लेते कितना होगा, कितना के कैपिटल क्यू का स्क्वायर होगा, क्यू कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और नीचे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो L², 2L², क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बचेगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ एफ नेट एंड एफ डैश का क्या है, एफ नेट एंड एफ डैश का डायरेक्शन क्या है बताओ, सेम है। समझ आ रहा है ना। तो डायरेक्शन सेम है तो आप उसको सीधे जोड़ दोगे, तो सीधे जोड़ दोगे तो बेसिकली वो कितना होगा बोलो, एफ नेट का वैल्यू कितना है √2 के कैपिटल क्यू बाय L² प्लस कितना के क्यू स्क्वायर बाय 2L² इजकल टू कितना 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 लग रहा है। इसका सॉल्यूशन हम लोग इधर देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या करोगे, इसमें के कॉमन है, इसमें भी के है कॉमन, इसमें भी क्या है L² कॉमन, इसमें भी है, और इन दोनों में भी एक कॉमन होगा, वो क्या होगा बोलो कैपिटल क्यू का। तो हम यहाँ पर लिख लेते के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय L² कॉमन आएगा, बचेगा क्या इधर, क्या बचेगा देख लो, √2Q प्लस कितना Q बाय 2 इजकल टू 0। तो आप क्या लिखोगे, ये तो टर्म 0 नहीं होगा तो इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, Q प्लस कैपिटल Q बाय 2 इजकल टू 0। तो इसको उधर लो, 2Q इजकल टू माइनस Q बाय 2। तो बेसिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2√2 इजकल टू माइनस Q बाय Q। तो Q बाय Q को कैसे लिखोगे बोलो 2√2। तो आंसर आपका ये जो Q बाय Q का रेशियो क्या पूछेगा 2√2 आंसर होगा। तो यही आपका आंसर है, लिख लो। और ये क्वेश्चन का आप लोग को मैं यहाँ भी फोटो दे दूँगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसमें मैकेनिक्स का कुछ चीज़ यूज है।
देखो, अ पार्टिकल ए हैविंग चार्ज स्मॉल क्यू एंड मास एम, मतलब कोई मतलब पार्टिकल देने का मतलब यहाँ चार्ज पार्टिकल होगा। अ पार्टिकल ए हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन आप लोग समझते हो क्या है, कोई एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, ये क्या है, कोई इंक्लाइन प्लेन है। इसके बॉटम पे एक कोई पार्टिकल रखा, मान लो कि ये पार्टिकल है कोई जो बॉटम पे रखा है, जिसका मास कितना है m एंड चार्ज कितना है q। आगे देखो, इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको बोला जाता है, कितना है, थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, where the block B having same charge and mass be placed on the incline so that it may remains in equilibrium। ये मतलब क्वेश्चन अब आगे ये है कि एक कोई मतलब ये ए है, मान लो ए शायद दिया भी है, जो भी है ए, इसको मान लो। कहा जाता है अगर दूसरा कोई अदर चार्ज, अदर बॉडी या पार्टिकल जो भी हो, इसी इंक्लाइन प्लेन पे कहाँ रखा जाए। कहाँ रखने का मतलब ये आपको डिस्टेंस से तात्पर्य रखता है, मतलब कहाँ रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। पर एक बात और लिख दिया है, उसका मास एंड चार्ज क्या है, दोनों सेम है। समझ आ रहा है ना। तो हम लोग मान लिए यहाँ से कितने दूरी पे इसको रखे, d दूरी पे मान लिए, और यही d आपका क्वेश्चन है, मतलब यही d आपको निकालना है। तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक चीज़ बताओ, यहाँ अगर मास और यहाँ भी मास मेंशन किया है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो फिर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्वेश्चन बनता ही नहीं। क्यों बनता भी, तो ये चार्ज मतलब ए एंड बी जिसको हम माने हैं वो इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं कभी। समझ आ रहा है ना। पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करोगे तो आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली ये पूछा है कि ये मतलब बी को, मतलब बी हम लोग इसको मान लें, बी को कहाँ रखा जाए कि मतलब उस पर नेट मतलब या फिर वो कहाँ इक्विलिब्रियम में आ जाए। नेट फोर्स 0 बोले या इक्विलिब्रियम में आ जाए, बात एक ही होगा। तो हमने मान लिए कि डी दूरी पे जब बी को रखा तो वो इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम में तो वहाँ नेट फोर्स 0 होगा। समझ आ रहा है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बी पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं। देखो, ये चार्ज है और ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो इसके कारण इधर कौन सा फोर्स लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कितना लगे, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, डी ये डी। समझ आ रहा है ना। इस पे और दूसरा फोर्स किधर लगेगा बोलो, दूसरा फोर्स नीचे की ओर लगेगा, कितना लगेगा, mg लगेगा। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली अब हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या करो, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो उसका उस पर नेट फोर्स मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन में भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लो कि mg नीचे लग रहा है और ये इधर लग रहा है। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे जोड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये वेक्टर है, सीधे नहीं जुटा, इसके बीच का एंगल कुछ होगा। समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको सीधे नहीं जोड़ सकते। देखो, ये अगर थीटा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना। तो बेसिकली इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ो, mg का इधर तोड़ो, इधर तोड़ो कितना होगा बोलो, mg साइन थीटा। क्यों, क्योंकि mg cos 90 माइनस थीटा तोड़ोगे तो ये क्या होगा, mg साइन थीटा। समझ आ रहा है। जिसके साथ एंगल बनाता है कोई वेक्टर, उसके साथ हम लोग cos थीटा लेते हैं, लेकिन ये 90 माइनस थीटा, इसीलिए हम लोग क्या इसको लेंगे, साइन थीटा। एक इधर भी आप कंपोनेंट तोड़ सकते, पर उसका उतना यूज नहीं है यहाँ। क्या होगा वो, mg cos थीटा। cos थीटा क्यों लिखे, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो हम लोग साइन थीटा तोड़ेंगे कंपोनेंट। लेकिन हम लोग उसको 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल चलेगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। समझ आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन आप काफ़ी मैकेनिक्स में किए हो। तो बेसिकली अब देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल बी है उस पर क्या है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। इधर जो फोर्स लग वो है के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और इधर जो फोर्स लग वो क्या है, mg साइन थीटा। समझ आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर ये मतलब ये जो बी पार्टिकल था वो अगर इक्विलिब्रियम इसको रहना है,
तो बेसिकली इस पर नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। तो बेसिकली किसी एक दूसरे से हटा के मतलब घटा के क्या करो, उसको जीरो के बराबर कर दो। एफ नेट क्या होगा, यहाँ नेट जीरो होगा। तो अब किसी से किसी को घटा सकते, एम जी साइन थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है ना। तो इसको अगर अच्छे हम लोग को तो डी का मान निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ यहाँ, तो के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एम जी साइन थीटा। तो डी को इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर बाय एम जी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू कितना, डी को इधर लाए डी स्क्वायर। आगे देखो डी स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा। यही आंसर होगा आपका। अगर चाहे तो आप के का मान रख सकते हो, क्यू स्क्वायर बाय कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी साइन थीटा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लिख लो, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखो, इसको उतार के। हम लोग अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक थ्योरम देख लेते हैं। बेसिकली ये है कुछ नहीं, आप ये नहीं अगर जानते हो तब भी आपका क्वेश्चन उतने ही टाइम में और उतने आसान से बनता है। पर आपके बुक में लामीज थ्योरम करके हेडिंग दिया होता है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखो ये लामीज थ्योरम हम लोग तब लगाते हैं जब कोई पार्टिकल क्या हो या फिर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। समझ आ रहा है। लामीज थ्योरम हमेशा अप्लाइड तब होता है जब कोई चीज़ क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा हो। समझ आ रहा है ना। और बेसिकली कितने फोर्स पे लगना चाहिए, 3 फोर्स, और उन तीनों का नेट क्या, और वो भी कोप्लेनर होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में। ऐसे नहीं कि एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है, तीनों फोर्स एक ही प्लेन में होना चाहिए और तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो के बराबर। जैसे देखो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं लामीज थ्योरम को। जैसे मान लो कि ये कोई एक चार्ज पार्टिकल कोई मान लो ना, उस पर F1 फोर्स इधर लग रहा है, मान लो F2 फोर्स इधर लग रहा है और F3 फोर्स इधर लग रहा है। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम अगर इसको हम लोग मान ले θ1 है, इसको मान ले θ2 है, समझ आ रहा है ना, और इसको मान ले क्या है, θ3 है। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, कुछ बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम अब देखो ये कौन सा फोर्स है, ये बेसिकली कोई पार्टिकल था जिस पे ये 3 फोर्स लग रहा है और ये तीनों फोर्स कैसा होगा, प्लेनर होगा। ये फोर्स कितना है, F1 है। जो फोर्स को आप देखोगे उसके अपोजिट एंगल देखना। तो जो फोर्स हमने वहाँ देखे उसके अपोजिट एंगल कितना है, θ1। तो आप उसको ऐसे लिख देना, F1 इज इक्वल टू साइन थीटा। कुछ मत ज़्यादा सोचना से, अगर ये फोर्स लिखोगे तो इसके अपोजिट एंगल देखना। समझ आ रहा है ना। और फोर्स को ऊपर लिखना और उस एंगल साइन के साथ, उस एंगल को साइन के साथ क्या लिखना, नीचे। अब चलो F2 को देखते हैं। F2 का अपोजिट कितना है, θ2 है। तो F2 बाय बोलो θ2 मतलब साइन θ2। जो देखोगे उसके ही अपोजिट लिखते हैं। अब देखो F3 को देखो, इज इक्वल टू F3 बाय क्या, इसके अपोजिट कितना है, θ3। क्या लिखोगे, साइन θ3। यही है लामीज थ्योरम, कुछ खास नहीं है, यही है। फिर से मैं समझा तो लामीज थ्योरम हम लोग कब लगाएंगे, जब किसी चार्ज पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहे हो और वो तीनों फोर्स कैसा हो, प्लेनर फोर्स हो, एंड उन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। क्योंकि जो पार्टिकल पे वो तीनों फोर्स लगे वो पार्टिकल मतलब इक्विलिब्रियम में होगा, इसीलिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए, उस पर जीरो। तो आप क्या करोगे, जो फोर्स को लिखोगे ऊपर उसी के अपोजिट एंगल देखना, जो एंगल होगा उसके साथ क्या साइन थीटा करके लिख लेना। फिर दूसरा देखना, जो जितने फोर्स होगा उसके अपोजिट एंगल देखना और उसको साइन थीटा के साथ लिखना। फिर तीसरा देखना और उसको पहले ऊपर में लिख लेना और नीचे में उसके साथ जो एंगल होगा उसके साथ साइन थीटा के साथ लिख। यही है लामीज थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर ये रहा।
बोल। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। ये क्या है, आपके स्क्रीन पर आया था, उसको आप लिख लिए होंगे। देखो, टू आइडेंटिकल पिथ बॉल। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड के या फिर कई भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, समझ लो। नहीं, कई बार आ चुका तो नहीं भी आ सकता, ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट है। देखो, टू आइडेंटिकल पिथ बॉल ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग इक्वल लेंथ l। देखो क्या है कि दो पिथ बॉल है ना, जिसका मास भी समान है एंड चार्ज भी समान है। आप ऐसे एज्यूम करके देखो कि मान लो कि दो पिथ बॉल है, जैसे मान लो इस पॉइंट से हमने उसको लटकाना चाहा, ऐसे एक ये हो गया और दूसरा ये होगा। अभी शुरू इनिशियली समझ लो, क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। ये पिथ बॉल है जिसको हमने क्या कि किसी पॉइंट से ऐसे लटकाना चाहे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अभी सेम चार्ज है दोनों, लाइक भी है ऐसे, मतलब समझ, आइडेंटिकल पिथ बॉल लाइक चार्ज है ये भी। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा, और वहाँ तक ये दूर भगाएगा जहाँ तक क्या हो, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल भी है और इसके ऊपर मास को भी मेंशन किया गया है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल, इन दोनों के बीच इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण स्ट्रिंग लगा है, जिसके कारण वो क्या करेगा, सीधे ने भागने के वजह ऐसे भागेगा। एंड दोनों पे mg भी लग रहा है, किधर, नीचे। समझ आ रहा है ना, जो इसको ऊपर जाने से क्या करेगा, अपोज करेगा, इसी कारण वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्योंकि ये सवाल इक्विलिब्रियम का ही है। देखो आगे, अब हमने जो क्वेश्चन का वो हमने क्या अभी कर दिए। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, स्ट्रिंग इक्वल लेंथ। हाँ, इसका लेंथ भी कितना दे दिया, इक्वल, किसके बराबर, एल के बराबर। फाइंड चार्जेज क्यू इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज इफ एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 2θ इन इक्विलिब्रियम। अब देखो, अभी तो हम वही बात किए, इस पर भी क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। अब मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, चार्ज के कारण ये क्या करेगा, ऐसे फैलेगा, और वो कहाँ तक फैलेगा, 2θ तक। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि 2θ तक फैलने के बाद ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जैसे देखो, इसी डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ, इसी डायग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ। तो मान लो ये एक बॉल है, वो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, और दूसरा बॉल क्या कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। समझ आना है, जिसमें ये लेंथ कितना l है और ये भी लेंथ l है, दिया है क्वेश्चन में। तो बेसिकली इस पर चार्ज कितना है बोलो, q, और मास कितना है, m। तो मास के कारण फोर्स नीचे लगेगा कितना, mg। इस पर भी वही कहानी होगा, मास के कारण फोर्स नीचे लगेगा mg। समझ आ रहा है ना। और इस पर भी चार्ज वही q और मास m है। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। अब देख लो, इसके बीच का डिस्टेंस दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग मान लेते इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, वो है 2x, मतलब बीच की डिस्टेंस 2x माने। क्यों माने, इसके पीछे कारण है, मैं बाद में बताऊँगा। देखो, अब एक चीज़ आपको ये दिया, ये टोटल एंगल कितना है, 2θ। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से एक नॉर्मल डालें ना, तो वो नॉर्मल के बीच का एंगल ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, क्योंकि नॉर्मल क्या करेगा, ये जो ट्रायंगल एक दिख रहा है आपको, ट्रायंगल जैसे शेप, उसको क्या करेगा, दो भागों में बांट देगा, इसीलिए ये टोटल 2θ। तो उसको क्या करेगा, बराबर बराबर इक्वल एंगल में अगर आप बांटोगे 2θ को, तो थीटा बटेगा। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ तक आगे देखो, अब ये बेसिकली ये mg, इन पे जो मास है उसके कारण कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है। इसको भी कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है। अब देखो, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण
मतलब एक फोर्स लगेगा ना, लाइक चार्ज है, इसीलिए इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं और इस पर भी ऐसे। कितना होगा हम लोग जानते हैं, कितना होगा बोलो, के क्यू स्क्वायर बाय 2x का हल स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर। हमने इधर जगह कम है इसलिए उधर लिख दिया उस चीज़ को। अब देखो ये एंगल, अब आपको एक चीज़ पता है, ये जब जैसे मान लो ये ऐसे भागना चालू होगा तो स्ट्रिंग में क्या आएगा, तनाव आएगा, मतलब टेंशन आएगा, आएगा ना। क्योंकि बेसिकली टेंशन मतलब क्या होता है, जब कोई स्ट्रिंग क्या होता है, मतलब उसको आप खींचोगे तो उसमें क्या आएगा, मतलब टेंशन फोर्स आ जाता है। उसी तरह से यहाँ भी होगा, अगर मान लो जब ये इसको इधर खींचेगा तो इसमें कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स। ये चीज़ आप 11th में अच्छे से जानते, टेंशन फोर्स इसमें आएगा। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल बोलो। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये देखो ये नॉर्मल दिख रहा है तो 90 सॉरी। अब देखो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप अगर चाहो तो बिना लामी थ्योरम जो है उसके यूज किए भी बना सकते हो, लेकिन हम लोग अभी लामी थ्योरम सीखे इसीलिए लामी थ्योरम को अप्लाई करना थोड़ा सीख लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये एंगल टोटल कितना, वैसे लामी थ्योरम में आपको क्या करना पड़ता है, सब जैसे कि एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, तीनों फोर्स के बीच के एंगल भी देखना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो बेसिकली कितना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये कितना 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये एंगल कितना होगा बोलो, 90 प्लस 90, ये बेसिकली लिख देता हूँ मैं 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। ये तो 90 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये कितना होगा बोलो, ये देखो कितना होगा, एक लाइन है ना, तो इस पे कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री में अगर 90 माइनस थीटा आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, तो इसको कैसे लिखोगे 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। ये कैसे हुआ पता चला, क्योंकि माइनस अगर करोगे तो ये माइनस प्लस है तो ये इसीलिए प्लस हो गए। अब देखो अब कुछ नहीं, अब जो भी फोर्स आप लिखोगे उसके क्या करोगे, अपोजिट एंगल लोगे। मान लो यही हमने टी ही लिखे, तो टी के अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, तो कितना होगा साइन 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। अब कुछ भी लिख लो, एम जी ही लिख लो, एम जी का अपोजिट कितना एंगल है 90 प्लस थीटा, तो एम जी बाय साइन 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत है तो पूछो। एफ के अपोजिट देखो, एफ अगर एफ ऊपर में लिखोगे तो एफ के अपोजिट एंगल हम लोग कितना निकाल रखे 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा। समझ आ रहा है ना। तो यही हो गया। अब अभी हमें देखो, हमें बेसिकली यहाँ से निकालना क्या है, ये Q का मान निकालना है। तो आप इस एफ का मतलब इस एफ की जगह वो तो रखोगे के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, तो रखते हैं हम लोग, देखते हैं पहले रख के। देखो एम जी बाय ये क्या होगा बोलो कॉस थीटा, और ये क्या होगा बोलो साइन थीटा ही रहेगा। उसका वैल्यू यहाँ रखो के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये x भी यहाँ अननोन ही है। समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि बेसिकली x क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं था। हम लोग मान लिए इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना है x है। हम लोग चाहते तो पहले ही निकाल लेते, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम लोग निकाले नहीं, हमने उसको मान ही लिया कुछ। तो अब एक चीज़ बताओ, अगर मान लो हम लोग को ये क्यू स्क्वायर का मान निकालना था, हम लोग को पहले करना क्या होगा देख लो। के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर इजकल टू क्या लिखोगे एम जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या लिखते हो टेन थीटा, तो क्या होगा एम जी टेन थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान भी यहाँ से निकाल लेते। देखो ये l है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, तो आप क्या करो cos 90 माइनस थीटा लगाओ, कितना होगा बोलो x बाय एल। तो ये साइन थीटा होगा
और x इजकल टू क्या लिखोगे, L sin थीटा। उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो क्यू स्क्वायर बाय के का मान कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 तो 4 ही रहेगा, 4x स्क्वायर का मान वहाँ से लिखो L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना, mg टेन थीटा। समझ आ रहा है ना। अगला स्टेप देख लो, क्यू स्क्वायर का मान कितना होगा, ये 4 4 कितना 16, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर mg टेन थीटा। तो अगर आप फाइनली आंसर लिखोगे तो ये q इधर स्क्वायर में तो इधर क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। तो q इजकल टू रूट अंडर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर mg टेन थीटा। यही आपका क्या है, आंसर है, लिख लो। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग अ चार्ज q एंड मास m। मतलब दो आइडेंटिकल बॉल है जिसमें दोनों का मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। आगे देखो, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ l। द बॉल आर हेल्ड एट अ सेपरेशन x एंड देन रिलीज। देखो ये सेम क्वेश्चन का डायग्राम पहले के ही जैसे है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा, उसमें थोड़ा अलग था, वो क्या हुआ था, फैल के इक्विलिब्रियम में गया था। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, कि अगर मान लो किसी मतलब वही स्ट्रिंग है दो, एक ऐसे है एक ऐसे है, समझ में आ रहा है ना। मतलब इसकी बीच की दूरी भी दे दिया, ये दूरी आपको दे दिया x और ये कितना है L, कैपिटल L है ये, और ये भी कैपिटल L। स्मॉल l ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्मॉल l भी लेके बना सकते हैं। इस पे भी मास कितना है m और चार्ज कितना q, इस पे भी मास कितना है m और चार्ज कितना q है। समझ में आ रहा है ना। पर ऐसा यहाँ कुछ नहीं कहा जाता है कि ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में बोलता तो फिर वही क्वेश्चन पिछले वाला ही हो जाता। समझ आ रहा है ना। तो मतलब जैसे कि दो आपके पास बॉल, आइडेंटिकल बॉल था जिस पर चार्ज भी समान और मास भी समान है, और दोनों को इनिशियली कितने दूरी पे पकड़ के रखा है, x दूरी पे, और जिस स्ट्रिंग से वो बांधा है उसका लेंथ कितना है, l है। समझ में आ रहा है ना। और उसको क्या किया जाता है, अब ऐसे छोड़ दिया जाता है, रिलीज लिखा है वो, फाइनली सेपरेटेड एंड देन रिलीज। उसके बाद पूछा है फाइंड करके, जो आपका ए नंबर में पूछा है, फाइंड करके जो ए नंबर में पूछा वो क्या है देख लो, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच बॉल। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच बॉल कितना लगेगा, सबसे अच्छा आसान क्वेश्चन, F इजकल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक, देखो क्वेश्चन जो पूछे वही निकालो। यहाँ सिर्फ क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स यही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉल along the string and perpendicular to the string। देखो ये थोड़ा सा हम लोग को करना होगा ढंग से। आप एक नंबर का आंसर लिख लो, हम लोग दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरे के सॉल्यूशन के लिए हम लोग को फिगर को अच्छे से बनाना होगा। हम लोग बी नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इनमें क्या है, mg नीचे लग रहा है इससे, और qm, और इधर क्या लग रहा है बोलो, के क्यू स्क्वायर बाय बोलो एक्स स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा कि
मतलब जो फोर्स लग रहा है किसी एक बॉल पे, उसका क्या निकालो, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल नहीं, कंपोनेंट अलोंग टू द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अलोंग टू द स्ट्रिंग तो यही होगा, समझ में आ रहा है ना। तो कैसे लिखोगे, अगर मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा मान नहीं दिया तो मान लेते थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसका कंपोनेंट इधर जो तोड़ोगे, समझ में आ रहा है, मैं बोलता हूँ फोर्स का कंपोनेंट अलोंग टू द स्ट्रिंग क्या होगा बोलो। इसका मतलब mg इसे मतलब स्ट्रिंग के डायरेक्शन से कितना एंगल बना है, थीटा। तो कैसे तोड़ोगे, mg cos थीटा, समझ आ रहा है ना। अब देखो ये यहाँ मतलब ये थीटा दिए कितना, 90 माइनस थीटा, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू कितना बोलो, इंटू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि आप कैसे लिखोगे, 90 माइनस थीटा लिखोगे, 90 माइनस थीटा को पहले तो वैसे लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा, उसको क्या लिखते हो, साइन थीटा। समझ आ रहा है ना। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, अलोंग टू द स्ट्रिंग। अब परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग भी निकालना होगा, तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग ये होगा, कितना होगा बोलो, mg साइन थीटा। आप लोग को पता है ना, कोई फोर्स अगर जिस डायरेक्शन से एंगल बनाता है उसके साथ क्या है, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। वही कहानी इसके लिए भी होगा, वही कहानी इसके लिए भी हो, किसके लिए, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलो, इधर क्या हुआ था, साइन थीटा, इधर कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली अगर लिखे हम लोग एफ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही बड़ा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम लोग अगर यहाँ कंपोनेंट का जो नेट निकालना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉस थीटा माइनस क्या, mg साइन थीटा। ये हो गया आपका बी नंबर का आंसर। सी नंबर में देखो क्या पूछ रहा है, सी नंबर में, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग बहुत ईजी है, यही फोर्स है टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। बेसिकली टेंशन ये है, टेंशन इसमें मतलब टी लगेगा, तो टेंशन टी लगेगा, तो उस टेंशन को इधर कितने से खींचा जा रहा है, इसी फोर्स से खींचा जा रहा है। तो बेसिकली टेंशन इजकल टू लिखोगे तो क्या होगा बोलो, mg cos थीटा प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। फोर्थ या डी नंबर क्वेश्चन, ये कैसे हुआ पता चल रहा है, क्योंकि देखो अगर ढंग से देखोगे तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, यही तो लग रहा है, और टेंशन भी तो अलोंग टू द स्ट्रिंग ही लगता है। ये बात आप 11th से जानते हो अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर रिलीज। ये बोल रहा है कि जब इसको आप छोड़ दोगे यहाँ से तो बेसिकली एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो अगर जब आप छोड़ोगे तो इसको एक्सेलरेट कराएगा कौन, mg साइन थीटा माइनस इतना, वही कराएगा, नहीं ये थोड़ी न कराएगा, ये वाले कंपोनेंट थोड़ी न कराएगा, यही तो इसको खींच के नीचे लाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले एफ नेट लिखते हैं। हम लोग अपने दिमाग से सोच लेंगे कि उस पर वो किधर एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट तो ये इधर ऐसे ही करेगा ना, तो उधर कितना फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा माइनस क्या, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसको क्या लिखोगे, ma, इसी को तो ma लिखते हो ना, कहाँ से, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, mg साइन थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसको a इक्वल टू कितना लिखोगे, m तो क्या, mg साइन थीटा माइनस के
क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉस थीटा और समथिंग बाय एम। तो यही आंसर आपका क्या है बोलो, एक्सेलरेशन का। पर ये कब होगा, जस्ट रिलीज, ये लिख दिया है, मतलब आप जस्ट इस बॉल को ऐसे छोड़ोगे तो कितने से एक्सेलरेट होगा। देखो हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू किए थे उसी से हम बोल दिए थे कि हम लोग इस चैप्टर में पार्टिकल चलेगा लेकिन किसके कंपेरेबल स्पीड से नहीं चलेगा, या वेलोसिटी से, लाइट के कम वेलोसिटी से चलेगा, 10, 20, 50 या फिर 100 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। मतलब इतने को, इस वेलोसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे कोई असर नहीं पड़ता। जब चार्ज स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलना चालू करे तभी असर पड़ता है, ये बात ध्यान में रखना।